Hello everyone, welcome back. I hope you all are good and safe. Stay home, stay safe. Okay. First of all, congratulations to first and second year students as they are not going to appear in the exams. अब वो सीधा प्रमोट होने वाले हैं. फर्स्ट ईयर जाएगा सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर वाले जाएंगे थर्ड ईयर में. बट स्टिल आप सबको जो भी वीडियोस आपके जितने भी टीचर्स ने प्रोवाइड कराई है कोर्स कंप्लीशन के लिए, उन वीडियोस को ज़रूर देखें. ठीक है, भले आप अपने नेक्स्ट लेवल पे आ जाते हैं, लेकिन ये ज़रूर होना चाहिए कि जो प्रीवियस लेवल की नॉलेज थी वो आपको हो. ओके, नाउ द थिंग इज थर्ड ईयर के तो पेपर होने ही है. अब बात करते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स की. 10th तो ऑलरेडी प्रमोट हो गई है. जो 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स पेंडिंग थे अब वो होने जा रहे हैं. डेट शीट आ गई है. ठीक है, ऑल दो अभी भी क्वेश्चन मार्क है. नाउ द थिंग इज़ कि 23 मार्च को जो पेपर होना था बिजनेस स्टडीज़ का, अब वो पेपर होने वाला है 9 जुलाई को. ठीक है, अब यहाँ पर आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू रिवीजन वीडियोस. ठीक है, मैंने रिवीजन वीडियो स्पेसिफिकली बोला है क्योंकि लेक्चर वीडियोस नहीं है. मैं आपके साथ सारा कंटेंट दोबारा डिस्कस नहीं करने वाली हूँ. ऑलरेडी मैं आपको क्लास में कवर करा चुकी हूँ सिलेबस. ठीक है, अभी वीडियोस मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए रहेंगी जो 12th में आए हैं और जो 12th में पेपर दे रहे थे. ठीक है, आप डेली अपना एक चैप्टर रिवाइज करते जाएंगे. ठीक, 9 जुलाई तक आप अपना टोटल कोर्स कंप्लीट कर लेंगे. और जब पेपर 23 मार्च को होना था तो इस हिसाब से आपका कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड भी है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्टडीज़ के लेक्चर्स के साथ. वैसे तो आप सभी बच्चों को आपका सिलेबस पता है, लेकिन फिर भी एक बार हम अपने बिजनेस स्टडीज़ के सारे चैप्टर्स को और उनके वेटेज को दोबारा से देख लेते हैं. जो आपका पेपर है वो टोटल 100 मार्क्स का होता है. 100 मार्क्स में यहाँ पे 3 सेक्शंस होते हैं. दिस इज पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी. जो आपका पार्ट ए है वो टोटल 50 मार्क्स का है, पार्ट बी 30 और जो पार्ट सी है दैट इज ऑफ 20 मार्क्स. ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि हर चैप्टर की कितनी वेटेज है ताकि आप उस हिसाब से चैप्टर को स्ट्रांगली प्रिपेयर कर सके. तो चलिए यहाँ पे देखिए, जो आपके 3 पार्ट ए के जो 3 चैप्टर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और बिजनेस एनवायरमेंट, ये तीनों मिलाकर के 16 मार्क्स का वेटेज रखते हैं. ठीक है, उसके बाद 4th और 5th प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इट इज ऑफ 14 मार्क्स, जहाँ पे आपसे 7 मार्क्स का प्लानिंग और 7 मार्क्स का ऑर्गेनाइजिंग पूछ लिया जाता है. उसके बाद स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, दीज 3 आर ऑफ 20 मार्क्स. यहाँ पे कई बार होता है 7 मार्क्स में इसको पूछ रहे, 7 मार्क्स में इसको पूछ रहे, इस तरह से स्कोर रहता है. आगे देखिए, जो पार्ट बी है, पार्ट बी के अंदर आपके 4 चैप्टर्स आते हैं. 4 चैप्टर्स में पहला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और दूसरा फाइनेंशियल मार्केट्स. अगर इन दोनों को क्लब कर दिया जाए तो इसका टोटल वेटेज है 15 मार्क्स का. उसके बाद नेक्स्ट 2 चैप्टर्स है मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन. मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन मिलाकर के 15 मार्क्स का वेटेज बनता है. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जितने भी सर्कल कर दिए इन सबको देखिए, सबका टोटल करूँ तो कितना आया 80 मार्क्स और यहाँ पे लास्ट में कितना है 20. इन दोनों को टोटल करें तो 100 मार्क्स. जो 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क है वो ऑलरेडी सभी बच्चों के स्कूलों में कंडक्ट हो चुका है. आप बच्चों को सिर्फ अपना बोर्ड का एग्जाम देना बाकी था. अब यहाँ पर ये देखिए कि इस हिसाब से जो जिस वेटेज का है उस हिसाब से आपको उसको प्रिपेयर करना है चैप्टर को. अपार्ट फ्रॉम दिस हम जो रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं हम यहाँ बैक से स्टार्ट करेंगे. तो पहले हम मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन को समझेंगे क्योंकि ये दोनों बहुत ही इजी से चैप्टर है और इन्हें कंप्लीट करते ही हमारे पूरे 15 मार्क्स रेडी हो जाएंगे. ठीक है, उसके लिए दूसरी चीज हमें इसकी टर्म्स को अच्छे से समझना है और अपार्ट फ्रॉम दिस इसके मीनिंग को अच्छे से समझना है क्योंकि इट इज वेरी ऑब्वियस कि आपका 20 मार्क्स का क्या आने वाला है, एमसीक्यू आने वाला है एग्जाम में. ठीक है, तो जब आप उसकी डीप स्टडी करोगे तभी एमसीक्यू को सॉल्व कर पाओगे और जो थ्योरेटिकल पोर्शन आपको लिखना है उसके लिए आपकी कंटेंट राइटिंग अच्छी होनी चाहिए. ठीक है, तो चलिए अभी चैप्टर स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट. तो जो हमारा चैप्टर है मार्केटिंग मैनेजमेंट ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. देखिए, सबसे पहला क्या है मार्केटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट और तीसरा मार्केटिंग मिक्स. ये एक टॉपिक है. ठीक है, उसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है एडवर्टाइजिंग, फिर पर्सनल सेलिंग और सेल्स प्रमोशन इन पब्लिक रिलेशंस. ये तीनों टॉपिक बाकी है. देखिए, एक वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे और बाकी एक वीडियो के अंदर हम तीनों को डिस्कस करेंगे. सो आज वाली वीडियो में मैं आपसे ये वाले तीनों पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ. हम इसको रिवाइज करेंगे फटाफट से. तो चलिए समझते हैं एडवर्टाइजिंग को. सबसे पहले देखिए, एडवर्टाइजिंग इजंट अ बिग टर्म फॉर यू. आपके लिए कोई नई टर्म नहीं है एडवर्टाइजिंग, क्योंकि 2 बातें, एक तो आप पहले पढ़ाई कर चुके थे. ठीक है, क्योंकि आपका पेपर पहले होने वाला था. दूसरी चीज
आप एडवर्टाइजिंग अपने बचपन से देखते आ रहे हैं। जो एक छोटा सा बेबी होता है 2-3 साल का, जब वो एक टीवी की स्क्रीन पे देखता है तो उसको भी वो प्रोडक्ट नजर आता है, ठीक है, बट उसको एडवर्टाइजिंग का मतलब नहीं पता होता है। धीरे धीरे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाता है और वो देखता है कि जो जरूरत की चीजें होती है वो टीवी की स्क्रीन पे आती है या फिर मोबाइल में कई बार एड्स आते हैं, तो वहां से वो क्या है, उस प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा है। यानी कि अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो एडवर्टाइजिंग में होता क्या है कि किसी प्रोडक्ट के बारे में एक एड है और इस एड में हमें प्रोडक्ट के बारे में जानने को मिलता है। कई बार उसका प्राइस बता देते हैं हाथ किया, ठीक है, ये बताते हैं कि वो प्रोडक्ट बेच कौन रहा है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन को समझते हैं। मीन्स प्रोवाइडिंग, एडवर्टाइजिंग क्या है, एडवर्टाइजिंग एक मीन्स है, साधन है प्रोवाइड कराने का एडिक्वेट नॉलेज। क्या प्रोवाइड कराता है हमें एडवर्टाइजिंग? एडिक्वेट नॉलेज प्रोवाइड कराता है किसके बारे में? अब देखिए नॉलेज ही तो प्रोवाइड कराएगा। अब मान लो सचिन तेंदुलकर अगर इस मार्कर पेन का ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर अपने बारे में तो नॉलेज नहीं प्रोवाइड करा रहे ना। सचिन तेंदुलकर क्या बता रहे हैं? इस पेन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। वो अपने घर के बारे में थोड़ी बताते हैं, मैं इतने बजे उठता हूँ इतने बजे सोता हूँ। वो आपको इसके बारे में बताते हैं, इसके फीचर्स बताते हैं, ठीक है। और वो कहेंगे ये पेन बहुत अच्छा लिखता है, मैंने भी इस पेन से अपना ऑटोग्राफ दिया था। सारे पेन से सचिन तेंदुलकर थोड़ी अपना ऑटोग्राफ लिखते हैं, ठीक है। लेकिन इस पेन की वैल्यू बढ़ाने के लिए हमने उनको सिलेक्ट करा कि आप हमारे इस पेन का ऐड करो, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या है, नॉलेज प्रोवाइड कराते किसके बारे में? किसी स्पेशल प्रोडक्ट। सबसे पहली चीज क्या है? प्रोडक्ट। दूसरी चीज क्या है? सर्विस। जरूरी नहीं है प्रोडक्ट ही बेचा जाए, सर्विस भी तो बेची जाती है ना। आप सपोज कीजिए जितने कोचिंग सेंटर्स होते हैं तो वहां पर वो कोचिंग सेंटर्स वाले क्या करते हैं? अपने एडवर्टीजमेंट करते हैं। जैसे कि बायजूस है, वेदांतु है, तो ये क्या करते हैं? अपनी एडवर्टीजमेंट करते हैं, ठीक है। अभी प्रोडक्ट तो नहीं प्रोवाइड करा रहे ना, बल्कि आपको सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन ये सर्विस के लिए भी क्या करे? एडवर्टीजमेंट। तो दो चीजें अभी तक हमने पढ़ी, प्रोडक्ट, सर्विस। नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, दैट इज आइडिया। आइडिया को भी सेल आउट किया जा सकता है, किसी भी तरह का आइडिया। उसके लिए हम एडवर्टाइज कर सकते हैं कि हम आइडियाज प्रोवाइड कराते हैं, आपको नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आइडिया प्रोवाइड कराएंगे, तो आइडिया भी बेचा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए किसको बेचना है, ये वर्ड याद रखिएगा, पोटेंशियल। किसको बेचना है? पोटेंशियल कस्टमर को। अब पोटेंशियल कस्टमर कौन होगा? पोटेंशियल कस्टमर वो है जो कि कैपेबल परचेजर बन सकता है। अब कैपेबल परचेजर क्या होता है? लेकिन मैं आपको सिर्फ ये टर्म का मतलब समझाना चाहती हूँ, एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आपने रॉकेट देखे जो नासा वाले लॉन्च करते हैं रॉकेट्स? अब वो इतने बड़े बड़े रॉकेट्स होते हैं, मुझे रॉकेट देखने में बहुत पसंद है, पर मैं उसको उठा करके अपने घर पे ले आऊँ क्या? नहीं, मुझे उस रॉकेट का क्या करना है? वो मेरे यूज के लिए नहीं है। तो क्या मैं रॉकेट के लिए पोटेंशियल कस्टमर हो सकती हूँ? नहीं। लेकिन जो कंपनीज जैसे कि स्पेसएक्स, नई कंपनी, ठीक है, ये क्या करती है? रॉकेट लॉन्च करती है। तो ये जो कंपनीज है ये रॉकेट लॉन्च करती है, तो ये रॉकेट के लिए पोटेंशियल बायर बन सकती है, ठीक है। तो हर एक के आपको आई होप की टर्म क्लियर हो गई कि पोटेंशियल बायर कौन होता है? कैपेबल कस्टमर होता है जो उस चीज को खरीद सकता है या फिर जिसके लिए वो चीज रेलेवेंट हो, ठीक है। अब आगे देखिए, सो दैट दे आर स्टिमुलेटेड टू बाय इट, यानी कि उन्हें इस तरह से किसी भी प्रोडक्ट की, सर्विस की, आइडिया की नॉलेज प्रोवाइड कराना, ठीक है। किसको? पोटेंशियल कस्टमर को, ताकि उसे स्टिमुलेट मतलब आकर्षित किया जाए, उसे अट्रैक्ट किया जाए इस तरफ कि हाँ आप इसको खरीदे, ठीक है, टू बाय इट। ये क्या हुई? एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन। आई होप ये सब बच्चों को क्लियर हो गई होगी और आपको बहुत अच्छे से ये याद भी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब एडवर्टाइजमेंट के लिए मैं आपको एक यहाँ पे एक छोटी सी चीज दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने खोला है अमेजोन। अब इसके अंदर यहाँ पर देखिए कि क्या है, ये एडवर्टाइजमेंट से तो है, जस्ट आस्क एलेक्सा। यहाँ पे देखिए होम एंड किचन अप्लायंसेस, यहाँ पे हर चीज के लिए एडवर्टाइज किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 8 reasons to buy Redmi Note 8 Pro, यानी कि 8 रीजन Redmi Note Pro खरीदने के। चलिए देखते हैं कंपनी किस तरह से एडवर्टाइज कर रही है अपने प्रोडक्ट को। ये कहती है पहला, MediaTek Helio G90T built for the gamer, यानी कि हाई परफॉर्मेंस Helio G90T, यानी कि हाई इंटेंसिटी के साथ आप अपनी गेम्स खेल सकते हैं। इसका बैटरी बैकअप 4500 mAh है। तो ये सारी चीजें क्या है, कहीं ना कहीं कंपनी अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करा रही है, ताकि एडवर्टाइज करिए, एडवर्टीजमेंट में वो क्या कर रही है, वो नॉलेज प्रोवाइड करिए कस्टमर को, ताकि कस्टमर इसको खरीदे, ठीक है। तो आई होप कि एडवर्टाइजिंग का मीनिंग सबको क्लियर हो गया होगा। अब एडवर्टाइजिंग के फीचर्स की बात करते हैं, ठीक है। अब एडवर्टाइजिंग के फीचर्स की अगर बात करें तो देयर आर 4 फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। 4 फीचर्स में सबसे पहला फीचर क्या है? पेड फॉर्म। पेड फॉर्म से मतलब क्या है?
एडवर्टाइजिंग जो है वो पेड होनी चाहिए। अगर कोई कंपनी बिना पेड फॉर्म के ही एडवर्टाइज कर रही है तो वो एक्चुअल में एडवर्टीजमेंट नहीं है, ठीक है। सपोज कीजिए कि मैं एक बुक लिख रही हूँ, ठीक है। अब बुक मैगजीन लिख रही हूँ, मैगजीन लिखते हुए मैंने उसके अंदर इस मार्कर का ऐड दे दिया, तो क्या मैं ये मार्कर के मैन्युफैक्चरर हूँ? नहीं। सेलर हूँ? नहीं। प्रोड्यूसर हूँ? नहीं, ठीक है। लेकिन जस्ट मैंने अपनी बुक को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसका ऐड दे दिया, तो इस ऐड पे यानी कि मार्कर के उस ऐड पे जो कि मेरी मैगजीन में है, कंपनी ने एक सिंगल पेनी यानी कि पाई भी नहीं खर्ची है। तो ये क्या है? ये एडवर्टीजमेंट नहीं है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट कब मानी जाएगी? जब कंपनी उस पर कुछ ना कुछ पैसा स्पेंड करेगी, तब वो क्या है? एडवर्टीजमेंट। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि एडवर्टीजमेंट हमेशा पेड फॉर्म में होती है, ओके। अब सपोज कीजिए कि मैं ये घड़ी यूज करती हूँ, मुझे घड़ी बहुत पसंद है, मैंने अपनी फ्रेंड को भी इस घड़ी के लिए कहा कि तुम भी इस ब्रांड की घड़ी ले लो, ये बहुत अच्छी होती है। तो क्या ये एडवर्टाइजमेंट हुई? नहीं। क्या कंपनी ने इस एडवर्टाइजमेंट के मुझे पैसे दिए कि मेरी घड़ी जाकर के कंपनी की घड़ी जाकर के मैं किसी और को बताऊं? नहीं, सिंपल सी बात है। तो एडवर्टाइजिंग क्या है? पेड फॉर्म। याद रखिएगा सबसे पहला फीचर क्या है? पेड फॉर्म। अब दूसरे की बात करते हैं, क्या होता है दूसरा फीचर? नॉन पर्सनल। नॉन पर्सनल क्या है? अब यहाँ पर समझिए कि एक काम करते हैं, जो टाटा पावर की हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, तो जो अंबानी जी है, क्या वो खुद आकर के मुझे इलेक्ट्रिसिटी बेच कर गए थे? नहीं। वो क्या करते हैं? वो एडवर्टाइज करते हैं और हम वहां से उस चीज को खरीदते हैं। जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, हमारा पॉइंट पेड, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इम्पर्सनल। देखिए इम्पर्सनल में क्या होता है, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। कैमलिन का जो ये मार्कर है, ठीक है। अभी कैमलिन का मार्कर मुझे मैंने क्या करा था? मैंने तो टीवी में ऐड देखा था, ठीक है। क्या कैमलिन का जो एक्चुअल में इसको प्रोड्यूस करता है, क्या वो आकर के मेरे पास पर्सनली ये मार्कर बेच के गया था? नहीं, ठीक है। तो जो एडवर्टाइजिंग होती है वो इम्पर्सनल होती है, वहां पे आपको पर्सनली कोई नहीं आकर के सेल आउट करता है। जब मैं आपको क्लास में पढ़ा रही हूँ तो हम पर्सनली फेस टू फेस एक दूसरे से इंट्रैक्शन कर रहे हैं, लेकिन जब मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ तो अभी कैसे मोड में है? इम्पर्सनल, ठीक है। अब आगे देखिए, स्पीडी एंड मास कम्युनिकेशन। सिंपल सी बात है, इस वीडियो को ही ले लीजिए, स्पीडी एंड मास कम्युनिकेशन। अब मैं यहाँ पर जो पढ़ा रही हूँ, एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो मेरे पुराने स्कूल के हैं, नए स्कूल के, और अपार्ट फ्रॉम दिस जो स्टूडेंट्स मेरे नहीं भी है, वो इन वीडियोस को देख सकते हैं और इनसे अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हुआ? एक तरह से स्पीडी एंड मास कम्युनिकेशन, ठीक है। यानी कि एक ही बार में बहुत सारे लोगों को हम डिलीवर कर सकते हैं कोई भी एडवर्टीजमेंट, ठीक। अब आगे देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट और मैं ऐड कर देती हूँ स्पीडी एंड मास कम्युनिकेशन में। अभी हमने जो अमेजोन में एक ऐड देखा था रेडमी नोट 8 का, तो वो ऐड मुझे भी शो हो रहा है। और अगर इंडिया के 13 करोड़ जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को भी वो ऐड कहीं ना कहीं शो हो रहा होगा अगर वो अपना अमेजोन खोल रहे हैं तो। यानी कि स्पीडी बहुत जल्दी से, और दूसरा क्या है? मास, यानी कि बहुत सारे लोगों को इकट्ठा, ठीक है। अब आगे देखिए, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर क्या है? मुझे पता है ये प्रोडक्ट बेच कौन रहा है, ठीक है। मैं सिंपल से किसी भी प्रोडक्ट की बात करती हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए वो किस कंपनी का है। सपोज कीजिए मैं जो मोबाइल फोन खरीद रखा है वो सैमसंग का है, तो मेरे को ये पता है ना कि सैमसंग का है, तो यानी कि मैं इसके स्पॉन्सर को जानती हूँ। यानी कि ये क्या है? आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। यानी कि अगर कोई एडवर्टीजमेंट ऐसी है, ध्यान दीजिए, 1 मार्क के एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि अगर कोई एडवर्टीजमेंट ऐसी है जहां पे मुझे स्पॉन्सर नहीं पता चल रहा, मैं आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रही हूँ स्पॉन्सर कौन है, तो वो एडवर्टीजमेंट नहीं है, ठीक है। कि एडवर्टीजमेंट ऐसी होनी चाहिए जहां पर मुझे स्पॉन्सर को मैं आइडेंटिफाई कर सकूं, ओके। यानी कि 4th पॉइंट क्या हो गया? आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। तो इसी के साथ फीचर्स खत्म हुए। चलिए अब एडवर्टाइजिंग की एडवांटेजेस को समझते हैं। चलिए अब समझते हैं रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग, ठीक है। अब आपसे भले एडवर्टाइजिंग का रोल पूछे या फिर उसके एडवांटेजेस पूछे तो आपका आंसर यही होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कि फायदा किस किस को होगा? मैन्युफैक्चरर्स को, सोसाइटी को और कस्टमर को। ये 3 जनों को बेनिफिट होगा एडवर्टाइजिंग से, और कैसे कैसे होगा। देखिए सबसे पहले हम चीजों को समझ लेते हैं, फटाफट समझेंगे क्योंकि रिवीजन क्लासेस है, दीज आर नॉट लेक्चर क्लासेस, ठीक। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्या? मैन्युफैक्चरर को फायदा कि सैटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस। सबसे पहली बात है कि वो कस्टमर को सेटिस्फाई करता है और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। जब मुझे किसी प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज मिल जाएगी तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगी और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा उसे खरीदने का। दूसरा आता है इंक्रीजिंग डिमांड। जब एक एडवर्टीजमेंट होती है वो प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज करती है,
ठीक है। अब जैसे देखिएगा कि टीवी में बच्चा, अगर जो छोटा बच्चा 6-7 साल का होता है, जैसे मैगी आज तक चखी नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, जो टीवी में बच्चा एड प्ले कर रहा है, वो देखता है कि वो मैगी खा के कितना सेटिस्फाई हो रहा है, उसको बहुत अच्छी लग रही है मैगी, तो उसको देख करके उस बच्चे का मन भी करता है कि मैं भी इस चीज को खा करके देखूं, तो अब वो बच्चा भी मैगी की डिमांड करेगा। ऐसे ऐसे मतलब इस तरह से चीजों की डिमांड बढ़ती है। तो यानी कि मैन्युफैक्चरर का क्या फायदा है, उसके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। नाउ दिस इज कंपटीशन। अब सबसे बड़ी बात है, एक कंपटीशन को फेस करने का जो जरिया है आज की डेट में, वो क्या है, एडवर्टाइजिंग। अगर मैं अच्छी एडवर्टीजमेंट करती हूँ तो मेरा प्रोडक्ट ज्यादा जल्दी बिकेगा रेदर देन साथ वाले से कॉम्पिटिटर का। ठीक है। उसके बाद मार्केट एरिया, अगर मार्केट एरिया की बात करूँ तो मैं एक एड से बहुत बड़ा मार्केट एरिया कवर कर सकती हूँ। आप सपोज करो मुझे यहाँ बच्चों को पढ़ाना है, अगर मैं आपको होम ट्यूशन के लिए बोलूँ और मैं एक एक बच्चे को घर पे जाकर के पढ़ाऊँ, तो मैं एक बारी में सबको नहीं पढ़ा सकती, लेकिन जब मैं यहाँ पे इस वीडियो को अपलोड कर रही हूँ तो अब एक बारी में इस वीडियो से बहुत सारे बच्चे पढ़ सकते हैं। इसका मतलब क्या है, मार्केट एरिया बहुत बड़ा कवर कर रहे हैं। ऐसे एडवर्टीजमेंट करती है। आगे देखिए ब्रांड प्रेफरेंस। जब ब्रांड प्रेफरेंस की बात करी जा रही है बेटा, तो यहाँ पे देखा जाता है कि एडवर्टीजमेंट जो होती है किसी भी ब्रांड की प्रेफरेंस किसी भी कस्टमर के अंदर बढ़ा देती है। देखिए अब मैं अगर मोबाइल खरीदना चाहती हूँ, ठीक है, मेरे पास 3 ऑप्शन आते हैं। ठीक है, एक आता है सबसे पहले एप्पल का, ठीक, उसके बाद मेरी दूसरी ब्रांड रहती है सैमसंग, और उसके बाद तीसरा मैं आपको ऑप्शन देती हूँ XYZ कंपनी, और ये नई आई है मार्केट में, वैसे आई नहीं है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, XYZ। अब मैं आपसे बोलती हूँ तीनों में से कौन सा फोन खरीदना पसंद करोगे? सिंपल सा जवाब एप्पल। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ब्रांड ही ऐसा है। तो जब आप एडवर्टीजमेंट करते हैं, कहीं ना कहीं ब्रांड की जो प्रेफरेंस होती है वो कस्टमर को स्टिमुलेट करती है उसके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि मैन्युफैक्चरर को क्या क्या फायदे हैं, और इसको याद रखने के लिए फटाफट से आज एक छोटी सी स्टोरी बनाते हैं कि एक लड़के को एक गर्लफ्रेंड बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो गर्लफ्रेंड नहीं पटने वाली। ठीक है, आगे देखिए इंक्रीजिंग डिमांड का क्या मतलब है, आपकी गर्लफ्रेंड ऑलरेडी डिमांड में है, क्योंकि इंडिया के अंदर मेल फीमेल जो प्रोपोर्शन है ना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, मेल बहुत ज्यादा है, फीमेल कम है, तो यानी कि ऑलरेडी एक फीमेल के लिए बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। आगे देखिए कंपटीशन। अगर कंपटीशन की बात करूं तो आप जो आपकी गर्लफ्रेंड के एक्स है और जो उसका फ्यूचर होने वाला बॉयफ्रेंड है, आपको उसे कंपटीशन करना पड़ेगा। ठीक है, आप जब सुपीरियर रहेंगे तभी तो आपको हाँ करेगी ना। आगे समझिए मार्केट एरिया। अब आपको गर्लफ्रेंड को कहाँ लेके जाना पड़ेगा, उसको सीपी लेके जाओ, करोल बाग लेके जाओ, कमला लेके जाओ, उसको शॉपिंग भी तो करानी है ना, तो मार्केट एरिया। आगे देखिए ब्रांड प्रेफरेंस। अब गर्लफ्रेंड अट्रैक्ट कब होगी, जब आप अच्छे ब्रांड के कपड़े पहन के जाओगे, अच्छे ब्रांड का फोन उसके सामने शो ऑफ करोगे, तब जाकर के गर्लफ्रेंड अट्रैक्ट होगी। तो याद रखिएगा आप इन सारे पॉइंट्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। सोसाइटी। अब सोसाइटी को क्या फायदा होता है एडवर्टाइजिंग का? देखिए सबसे पहले मोर एम्प्लॉयमेंट। जब मैं कोई एडवर्टीजमेंट करूंगी तो किसी को एडवर्टीजमेंट के अंदर रोल प्ले करना पड़ेगा, कोई उसके लिए स्क्रिप्ट लिखेगा, कोई कैमरामैन रहेगा, तो इस तरह से करके हर एक के पास एक ना एक जॉब आएगी। तो इसका मतलब सोसाइटी के लिए क्या है, एक तरह से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट। आगे देखिए एसओएल क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अगर हम समझे, जब हम टीवी में एक तरह का प्रोडक्ट देखते हैं, हमें उसके बारे में पूरी नॉलेज है, फिर हम उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, अगर अच्छी नॉलेज के साथ अच्छा प्रोडक्ट खरीदेंगे तो हमारा रहन सहन का तरीका अच्छा होगा। आगे देखिए कम्युनिकेशन मीडिया, यानी कि कम्युनिकेशन मीडिया के सर्वाइवल के लिए, ठीक, कम्युनिकेशन मीडिया होता क्या है, टीवी, रेडियो, मैगजीन, न्यूज़पेपर, इनके सर्वाइवल के लिए जरूरी क्या है, एडवर्टीजमेंट। अभी देखिए यूट्यूब आप देखते हैं, उस पर क्या आते हैं, एड्स आते हैं। अभी एड से ही तो यूट्यूब वालों को पैसा मिलता है। ठीक है, एक तो उनके व्यूज से पैसा मिलता है, दूसरा एड से पैसा मिलता है। अगर न्यूज़पेपर में देखिए तो कितने तरह के ऐड आते हैं, MDH मसाले का ऐड कहीं ना कहीं एक कॉलम में आता है, तो वो MDH वाला न्यूज़पेपर वाले को पैसा दे रहा है भाई ऐड करने के लिए। तो यानी कि अगर एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे तो कम्युनिकेशन मीडिया को पैसा कहाँ से मिलेगा। चलिए आगे समझते हैं कंपटीशन। अब ये कंपटीशन सोसाइटी के लिए फायदा कैसे है, क्योंकि यहाँ पे जो बात करी जा रही है वो किसकी बात करी जा रही है, हेल्दी कंपटीशन की। हेल्दी यानी कि हट्टा कट्टा कंपटीशन नहीं, हेल्दी कंपटीशन का मतलब है कि मेरे को अगर ये पेन बेचना है, ये मार्कर, मेरा दूसरा वाला मार्कर नहीं मिल रहा है, देखिए पेन से कंपेयर कर लेते हैं। अगर मुझे ये वाला मार्कर बेचना हो, ये वाला, ठीक है, मान लो ये मेरी ब्रांड का है और ये दूसरी ब्रांड का है, तो मुझे यहाँ पे इसको गंदा नहीं बताना है, ये बैड कंपटीशन रहेगा। हेल्दी कंपटीशन क्या है, मुझे इसको गंदा नहीं बताना है, मुझे इसको अच्छा बताना है कि ये क्यों अच्छा है। ठीक है, मेरा प्रोडक्ट क्यों दूसरे के से प्रोडक्ट से अच्छा है, यानी कि हमें हेल्दी कंपटीशन प्ले करना है, उससे सोसाइटी को फायदा होगा।
आगे देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो हमारे एडवर्टीजमेंट यहाँ हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं दूसरी कंट्री में भी तो एडवर्टाइज हो रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि दूसरी कंट्री में भी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है। चलिए हम फटाफट से इसको याद करने के लिए छोटी सी स्टोरी पे आ जाते हैं। एक लड़की है जो कि सुबह सुबह क्या करने जाती है, मॉर्निंग वॉक करने जाती है। अब एक लड़की के चक्कर में 4 लड़के और मॉर्निंग वॉक करने जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हुआ, मोर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आगे देखिए एस वेल यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब जब वो लड़के क्या करेंगे, वॉक पे जाएंगे, तो जो लड़के ऐसे वो दर्द करते रहते थे, तो अब वो क्या करेंगे कि उनकी मॉर्निंग वॉक होने से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनकी भी सेहत अच्छी हो जाएगी। आगे देखिए कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया क्या है कि सुबह सुबह जो आंटी भी आप पार्क में आएगी उनको भी गोसिपिंग के लिए मटेरियल मिल जाएगा, वरना बेचारी आंटी कैसे सर्वाइव करेंगी। आगे देखिए कंपटीशन हेल्दी वाला, अब सारे लड़के आएंगे तो कंपटीशन तो रहेगा ही ना सब में। आगे देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और जब ये 5 जो बने हैं कम से कम इनका यूटिलाइजेशन तो होगा ना, ये खाली पड़े रहने से अच्छा। चलिए तो अब आई होप कि आपको ये वाले पॉइंट्स याद हो गए होंगे, और ये सारी बातें सिर्फ फन के लिए, आपको सिर्फ इन्हें पॉइंट्स इन स्टोरी से इनको याद रखना है, ओके। चलिए आगे आते हैं कस्टमर। अब कस्टमर को क्या फायदा है, अब सपोज कीजिए कि अगर मैं इस एक वीडियो को बनाने के लिए अगर 1 घंटे की ट्यूशन क्लास देती हूँ और उस पर मेरे को 1000 रुपीज चार्ज करने होते हैं, और सपोज कीजिए कि मैं एक बारी में अगर एक ही बच्चे को पढ़ा रही हूँ तो 1000 रुपीज एक ही बच्चा देगा, और सपोज करो अगर मैं 100 बच्चों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो अब एक बच्चा कितने रुपए देगा, 10 रुपए। मैं आपको सिर्फ इस एग्जांपल से ये समझाना चाहती हूँ कि जब हम एडवर्टीजमेंट करते हैं तो एडवर्टीजमेंट की वजह से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है और बहुत से लोग उसको खरीदना प्रेफर करते हैं। तो यानी कि एक इंसान नहीं खरीदेगा, अब क्या खरीदेंगे बहुत से लोग, तो जो प्रोडक्ट की ओवरऑल कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक। तो यानी कि रिडक्शन इन प्राइजेस। दूसरा फायदा क्या होता है, कस्टमर को उसको नॉलेज मिलती है। सिंपल सी बात है, मैं किसी प्रोडक्ट को नहीं खरीद पाऊंगी जब तक मुझे उसके बारे में नॉलेज ना हो। आगे देखिए एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन क्या रहता है कि कस्टमर को अगर किसी चीज के बारे में पता नहीं है और वो उसे खरीद लेता है, ठीक है, सपोज करो वो उसकी यूज में भी ना रही, तो कहीं ना कहीं कस्टमर क्या होगा, एक्सप्लॉइट होगा। यानी कि अगर मेरे को पूरी नॉलेज है तो मेरा एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो पाएगा। आगे देखिए इम्प्रूव्ड क्वालिटी। अब इम्प्रूव्ड क्वालिटी को समझिए कि जब दूसरा कॉम्पिटिटर मार्केट में अवेलेबल होगा तो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसको क्वालिटी को, मैन्युफैक्चरर को क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो अब जो कस्टमर को क्वालिटी मिलेगी वो भी कैसे मिलेगी, इम्प्रूव्ड क्वालिटी। तो चलिए अब बस हमारे एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड एक पॉइंट बचा है, उसको भी समझते हैं। अब एडवर्टाइजिंग को लेकर के कुछ ऑब्जेक्शंस भी है। ऑब्जेक्शंस का मतलब क्या है कि जहाँ पर एडवर्टाइजिंग को गलत कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे मेरी एक बात को समझिए कि सबसे पहली बात जो है, एडवर्टाइजिंग क्या करता है, कॉस्ट को बढ़ा देता है। अब सपोज कीजिए कि एक एडवर्टीजमेंट पे खर्चा आया 1 लाख, ठीक है। अब जो कंपनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी, ये 1 लाख का खर्चा जो मैन्युफैक्चरर है वो अपनी जेब से थोड़ी भरेगा, कहीं ना कहीं ये एड ऑन कहाँ हो जाएगा, प्रोडक्ट की कॉस्ट में। सपोज कीजिए कंपनी ने 2 लाख के प्रोडक्ट बनाए थे, ठीक है, और अब कंपनी उसको क्या करेगी, 2 लाख के उसने 20,000 प्रोडक्ट बनाए थे, अभी कॉस्ट 1 लाख से बढ़ जाएगी, ठीक है। यानी कि अब जो हम ऊपर वैल्यू रखेंगे वो कितनी आएगी, 3 लाख, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये कॉस्ट को बढ़ा देता है। आगे समझिए अंडरमाइन सोशल वैल्यूज। कई बार जो एड्स होते हैं वो सोशल वैल्यूज को खत्म करते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कोई एक अट्रैक्टिव एड बनाया गया है एक बहुत ही महंगे फोन का, ठीक है, और किसी का बजट अगर फोन को लेकर के 5,000 का होता है, तो वो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाई फील करता है कि ही कांट परचेज दैट फोन बिकॉज ऑफ हिज बजट कंस्ट्रेंट। वो अपने बजट कंस्ट्रेंट की वजह से उस फोन को नहीं खरीद सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारी सोशल वैल्यूज को अंडरमाइन करता है। वो इंसान क्या करेगा, वो अपने आप में अपने को गरीब महसूस करेगा, ठीक है। आगे देखिए कंफ्यूजेस द बायर्स। हम कई बार जो चीजें होती है वो बायर को कंफ्यूज कर देती है। यहाँ पर एक चीज समझिए कि कितने सारे सोप्स होते हैं, ठीक है, डेटॉल है, सैवलॉन है, लाइफ बॉय है, और भी बहुत से है, लक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक बात कि जो इतने सारे सोप्स है ये कंफ्यूज कर रहे हैं बायर को, भाई कौन सा खरीदूं, ठीक है। अब जैसे एक सैनिटाइजर का एग्जांपल लो, कोरोना के टाइम पे जो सैनिटाइजर्स आ रहे हैं, इसमें इतना अल्कोहल है, उसमें इतना अल्कोहल है, ये अच्छे से जर्म्स मारता है, वो अच्छे से जर्म्स मारता है, तो सब कुछ मिला करके बायर को कंफ्यूज कर रहे हैं। बायर को नहीं पता उसे कौन सा खरीदना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एनकरेज सेल ऑफ इंफीरियर प्रोडक्ट्स। कई बार इंफीरियर प्रोडक्ट्स की सेल भी हो जाती है। जैसे कि सपोज कीजिए कोई प्रोडक्ट है जो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, लेकिन उसका एड बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि बंदा एड देख के अट्रैक्ट हो गया और वो उस चीज को खरीद लेता है। बाद में क्या है, उसे पछतावा होता है कि मैंने ये इनफीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट
क्यों खरीदा है, ठीक है। आगे देखिए, सम एडवर्टीजमेंट इन बैड टेस्ट, कई बार किसी तरह की जो एडवर्टीजमेंट होती है वो बैड टेस्ट होती है। बैड टेस्ट एज इन की कई बार किसी को किसी की रिलीजन के तरीके से ठेस पहुंच जाती है, या फिर कई बार उसमें एडवर्टीजमेंट में जो लैंग्वेज यूज करी गई है कई बार वो लैंग्वेज अच्छी नहीं होती है, तो इस करके एड्स पर भी पाबंदी लगा दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के साथ साथ हमने ऑब्जेक्शंस को भी समझ लिया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक, दैट इज पर्सनल सेलिंग। चलिए अब हमारा टॉपिक रहेगा पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग क्या होता है? पर्सनल सेलिंग क्या है? मीडियम ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स इन, ठीक है, सेल्स को बढ़ाने का एक मीडियम है, यानी कि एक साधन है। और यहाँ पर जो बायर और सेलर है वो दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। यहाँ पर जो बायर होता है वो सेलर से अपनी डिमांड कर सकता है, और उसके टाइम पर सेलर जो है वो क्या कर सकते हैं, उसके डाउट्स को क्लियर कर सकता है, प्रोडक्ट के फीचर्स उसको पर्सनली बता सकता है। चलिए छोटे से एग्जांपल से समझते हैं फटाफट से। चलिए आइए, इधर आइए। अब मुझे दुकान वाले भैया एक है ना बिस्किट का पैकेट दे दीजिए। लो, ये कौन सा बिस्किट दे रहे? इसमें तो चॉकलेट ही नहीं है, तो चॉकलेट वाला बिस्किट चाहिए था। दुकान वाले भैया ये बिस्किट वापस ले लो और मुझे चॉकलेट वाला बिस्किट दे दो। आपको कौन सी चॉकलेट वाला बिस्किट चाहिए? हमारे पास ये ऑप्शन है। मुझे ऐसा बिस्किट चाहिए जिसके अंदर चॉकलेट कम हो। तो फिर इन दोनों में से देख लीजिए। तो इन दोनों में से सॉफ्ट कौन सा है और हार्ड कौन सा है? दिस वन इज मच बेटर। ये सॉफ्ट वाला है। ये कितने रुपए का है और इसका कितना रेट है? इसको 5 रुपीज़ एंड इसको 25 ग्राम्स और ये 25 ग्राम का। ठीक है, थैंक यू दुकान वाले भैया। चलिए तो अब हमने क्या करा है, बिस्किट ले लिया। इस एग्जाम्पल से मैं आपको बहुत सारी चीज़ें अब समझाने वाली हूँ। चलिए फटाफट से समझते हैं। सबसे पहली बात, फीचर्स की बात करते हैं। पर्सनल फॉर्म, यहाँ पर एडवर्टाइजिंग नहीं थी कि मैंने टाइगर का ऐड देखा, यहाँ पे पर्सनल फॉर्म में मैंने क्या करा है, सेलर से बिस्किट को खरीदा है। चलिए आगे समझते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप। अब अगर मुझे ये बिस्किट अच्छा नहीं लगा तो मैं जाकर के इस दुकानदार को अपना फीडबैक दे सकती हूँ कि मुझे ये बिस्किट अच्छा नहीं लगा, ठीक है। आप अगली बार से इसकी क्वांटिटी कम मंगाइएगा। अब एक बार समझिए कि एक लोकेलिटी में जो दुकानदार बैठा होता है, यहाँ पर बहुत सारे लोग आकर के उससे सामान लेते हैं, ठीक। तो अब ये ध्यान रखना है वहाँ पर कि अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं आ रही तो आगे से वो भी उसको नहीं मंगाएगा और कंपनी उसको प्रोड्यूस कम करेगी। चलिए ओरल कन्वर्सेशन। अब मैंने इस दुकानदार वाले जो दोनों भैया थे उनसे टेलीफोन पे नहीं बात करी है, मैंने उनसे ओरली बात करी है। अब आगे देखिए, क्विक सॉल्यूशन। मेरा जो डाउट था कि इसका प्राइस कितना है, इसमें से कौन सा चॉकलेटी है, ठीक है, इसका उन्होंने मुझे फटाक से जवाब दे दिया। आगे देखिए, रिसीट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इसके साथ साथ उन्होंने मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बताई कि ये हार्ड है या फिर ये सॉफ्ट है। आगे देखिए, रियल सेल। और यहाँ पर एडवर्टीजमेंट में प्रोडक्ट आपके पास नहीं आता है, लेकिन जो पर्सनल सेलिंग है उसमें एक्चुअल में प्रोडक्ट आपके पास आया है। तो चलिए अब जो हमारे दोनों शॉपकीपर्स थे अब उनको समझते हैं यहाँ से। देखिए क्वालिटीज क्या है एक अच्छे सेल्समैन की फिजिकल क्वालिटीज। अब जो छोटा बच्चा लेने आया था उसको ज्यादा नॉलेज नहीं दी, ठीक है, फिजिकल क्वालिटीज, वो बच्चा छोटा उसको नॉलेज नहीं है तो उसकी फिजिकल क्वालिटीज अच्छी नहीं थी सेल्स के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो दीदी आई उन्होंने अच्छे से बेचा उनकी क्वालिटीज, ठीक। आगे देखिए साइकोलॉजिकल क्वालिटीज। अब मैंने बच्चे को बिस्किट बोला, बच्चे ने मुझसे पूछा ही नहीं आपको कौन सा चाहिए, लेकिन जब वो दीदी आई तो उन्होंने मुझसे पूछा, यानी कि उनकी साइकोलॉजिकल क्वालिटीज अच्छी है। आगे समझिए टेक्निकल क्वालिटी। टेक्निकल क्वालिटी यानी कि उस चीज से जुड़े हुए जितने भी सवाल थे मेरे उन्होंने उसके जवाब दिए, कितना वेट है, कौन सा ज्यादा चॉकलेटी है, ये सब उनको पता था। आगे देखिए गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। उन्होंने जो भी कहा मुझे वो सारी चीजें समझ में आई, यानी कि उनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे थे। कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे होने चाहिए कि मैं अगर उनसे हिंदी में बात करूँ तो मुझे हिंदी में समझा दे, मैं इंग्लिश में पूछूँ तो इंग्लिश में समझा दे, ठीक है। ऐसे नहीं मैं हिंदी बोलूँ और वो उर्दू बोले कि मुझे कुछ समझ में ही ना आए। चलिए आगे देखिए ऑनेस्ट। दुकानदार ने ऑनेस्टली से बात करी, वाकई में इसका प्राइस 5 रुपए है और इसका वेट कितना है 25 ग्राम, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं कर्टेसी। उन्होंने मुझसे अच्छे से बात करी। अब जब भी कोई आप शॉपकीपर के पास जाए तो वहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वो आपसे हेलो, सॉरी, थैंक यू इन शब्दों का अगर यूज करते हैं तो उसकी ये अच्छी क्वालिटी मानी जाएगी। आगे देखिए परसिस्टेंट। परसिस्टेंट क्या कि दुकानदार को अपना कस्टमर बना के रखना पड़ता है, ठीक है, वो कस्टमर से बिगाड़े नहीं ताकि उसकी सेल्स बढ़े। आगे समझते हैं इंस्पायर ट्रस्ट, कि वो दुकानदार का ट्रस्ट, जो दुकानदार है कस्टमर का ट्रस्ट भी जीत सके, तभी तो कस्टमर दोबारा उसके पास आकर के सामान खरीदेगा। तो इसी के छोटे से एग्जाम्पल के साथ साथ हमने अपना ये वाला टॉपिक खत्म कर दिया पर्सनल सेलिंग का।